है, तो GS3 में मेन डिविजन्स अगेन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आई थिंक इकोनॉमी में जैसे मैंने बोला था BYQ अगेन GS3 इसका बहुत प्राइम एग्जांपल है कि इकोनॉमी से फिनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ, लेबर, यही 3-4 टॉपिक है जो हर बार आते हैं, जो कोर कंसेप्चुअल इकोनॉमी है। फिर एग्रीकल्चर में हर साल जैसे मैंने बोला था एग्रीटेक, इरिगेशन, MSP, फूड प्रोसेसिंग और E-टेक एग्रीटेक। भाई अब मैंने कितने टॉपिक्स बोले होंगे, हार्डली 10। अब अगर 10 में से हर साल 6-7 टॉपिक आ रहे हैं तो इससे क्या लगता है कि एग्ज़ाम जो हमारा कॉमन परसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है या वो नहीं है, ये थोड़ा ये रिकग्निशन बहुत लेट आता है, अक्सर आता ही नहीं है क्योंकि हम पढ़ते रह जाते हैं और PYQ एनालिसिस और ये सब नहीं करते हैं, जो कि कॉमन एस्पिरेंट की गलतियाँ होती है, मेरी भी थी पहले 3 अटेम्प्ट में कि हम PYQ ये सब नहीं देखते हैं। पर जब देखते हैं तो लगता है कि बहुत कम चीज़ें पूछ रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ पूछ रहा है, एग्रीकल्चर में वही 4-5 टॉपिक पूछ रहा है। तो जब इतना कम टॉपिक्स है तो इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक 2 पेजेस ऑन ईच ऑफ दिस टॉपिक्स एंड कवर दिस सिलेबस। अगेन कोई स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक मेरे हिसाब से आई डोंट नो कि कोई इसमें बुक कोई कवर भी करती है। अगेन जस्ट मेक यूज़ ऑफ इंटरनेट और एनी कोचिंग कंपाइलेशन और नोट बना लीजिए। सिक्योरिटी में भी सेम, हर साल 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ड्रोन वॉरफेयर पे आएगा, बॉर्डर प्रॉब्लम्स पे आएगा, ड्रग ट्रैफिकिंग पे आएगा। इस समय जैसे कि नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर बहुत न्यूज़ में चल रहा है कि रशिया पे ड्रोन्स बेच के यूक्रेन ने अटैक कर दिया। मतलब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं। ये लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से आप एनिमी नेशन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट कर रहे हो। इतने लो कॉस्ट मिसाइल छोड़ता है हमास इसराइल पे और उसको एक एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस सब के क्वेश्चन आ सकता है। ये सब करंट अफेयर्स हो गए। तो मेनली यू हैव टू आइडेंटिफाई अगेन, जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी हर साल आता है, सोशल मीडिया और सिक्योरिटी क्या क्या थ्रेट पोज करता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, फिर बॉर्डर चैलेंजेस कैसे करेंगे। तो अगेन सेम ओवरग्राउंड वर्कर्स और बॉर्डर स्टेट्स के प्रॉब्लम हर बार आता है कि कभी नॉर्थ ईस्ट ऑफ म्यांमार आ जाएगा, कभी जम्मू कश्मीर आ जाएगा। तो इट इज़ 4-5 थीम्स हैं, यू हैव टू मेक नोट्स ऑन दिस 4 to 5 थीम्स एंड इट विल बी डन। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगेन वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल पे आता है कि क्या प्रिपेयर्डनेस है। पहले हमारा अप्रोच रिएक्टिव था कि हम बाद में करते थे कि डिज़ास्टर आ जाएगा उसके बाद विल जस्ट रिस्पॉन्ड टू इट। अभी वो कैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस पे मोर प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स, कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे बचाएंगे, मिटिगेशन पे वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट GS3 आई थिंक। GS4 थोड़ा सा अलग रहेगा। GS4 में नोट्स ऑफ कोर्स बनाने पड़ेंगे, बट इट इज़ नॉट लाइक कि जैसे अभी तक मैंने बोला कि सिलेबस का कीवर्ड देखा कोचिंग के या किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स से आपने नोट्स बना लिए। GS4 में वो करना है एक बेसिक लेवल पे, पर उससे ज़्यादा हेल्प करेगा प्रैक्टिस, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी मांगता है आंसर्स में। देयर इज़ नो मतलब एकदम फिक्स राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, एकदम एक टेम्पलेट नहीं है। हर आदमी थोड़ा अलग आंसर लिख सकता है GS4 में। तो GS4 का बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले बेसिक नोट्स बना लीजिए हर टॉपिक पे। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज़ हर साल सवाल आते हैं कि इंटीग्रिटी हो गया आपका, ऑनेस्टी हो गया। तो इसमें एज मोस्ट ऑफ द टॉपर्स से इसमें पर्सनल एग्जाम्पल्स बना लीजिए, अपने खुद के एग्जाम्पल्स बना लीजिए, कॉमन सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल बना लीजिए फेमस। तो ये सब आप कोट करना, हर वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, उसका एग्जाम्पल होना चाहिए। तो सिलेबस के जितने भी कीवर्ड्स हैं उसके बेसिक वही 2 पेजर नोट्स बना लीजिए। पर उसके बाद व्हाट विल हेल्प इन GS4 इज़ प्रैक्टिसिंग। बाकी GS में क्या है, उतना प्रैक्टिस करना है, पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको वही अपने नोट्स में जो लिखा है वही रिप्रोड्यूस करना है। GS4 में क्या है, थोड़ा हर बार नया हो सकता है, कुछ नया। तो जितना द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू ब्रेनस्टॉर्म, और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हेल्प करेगी GS4 में। ये क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, हर बार थोड़े एब्स्ट्रैक्ट कोट बेस्ड टॉपिक्स भी रहते हैं। तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि आप क्वेश्चन ले लीजिए, आपने बेसिक नोट्स बनाए हुए हैं, उसके बाद आप खुद बैठ के 2 मिनट सोच सकते हैं कि इसमें मैं क्या लिखूंगा। और उसको जैसे मैं क्या करता था GS4 में, मैंने ये काफ़ी किया था कि मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, उसके बाद मैं रोज़ 4-5 क्वेश्चन उठाता था, एक पेज को 2 उसमें हाफ में डिवाइड कर देता था और लेफ्ट हाफ में अपना एक आंसर स्क्रिबल कर लेता था। बहुत परफेक्ट आंसर भी नहीं लिखता था, आई जस्ट यूज टू जॉट डाउन की व्हाट आर द मेन पॉइंट्स जो मैं सोच पा रहा हूँ।
इसके बाद में उसका जो भी मॉडल आंसर था या जो भी टॉपर आंसर था उसमें जो जो उनका आंसर था उससे इंकॉर्पोरेट कर लेता था पॉइंट्स। तो एक तरीके से मेरा वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाता था कि इंटीग्रिटी पे सवाल पूछा हुआ है, सपोज कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन सिविल सर्वेंट्स। तो इससे मैं अपना कुछ पॉइंट्स लिखता था, उसके बाद जो भी मॉडल आंसर है उनसे इंकॉर्पोरेट करके, तो दैट इज़ माई 1 पेजर नोट ऑन इंटीग्रिटी बेसिकली। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, वही 1 पेजर बहुत है जो आपने सोचा प्लस जो एक मॉडल आंसर या एक टॉपर ने लिख रखा है, उससे ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद केस स्टडीज़ में अगेन केस स्टडीज़ भी पैटर्न आइडेंटिफाई, अगेन PYQ वाली चीज़ कि हर साल केस स्टडीज़ किसी थीम पे ग्रुप्ड होती है। करप्शन पे होगी, आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे होगी, हर साल एक केस स्टडी ऐसी होगी कि आप गवर्नमेंट में हो, करप्शन हो रहा है, आपके सीनियर्स कर रहे हैं, तो आप नाउ यू आर इन अ डायलेमा कि आप करप्शन को फाइट करोगे, अपने सीनियर्स को फाइट करो। तो एवरी टाइम देर इज़ अ रेपिटेशन। इस बार सिक्योरिटी पे थी कि नेक्स्ट सिक्योरिटी वर्सेस ह्यूमन राइट्स, क्या आप टेररिस्ट के पीछे जाओगे कि लोगों की ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे। तो देर इज़ अ थीम इन विच मतलब कि क्वेश्चंस टेंड टू बी क्लस्टर्ड। तो आपको वो थीम्स उठाने हैं, उन थीम्स के एथिकल इश्यूज क्या है कि हर थीम के एथिकल इश्यूज को समराइज कर लीजिए। 3-4 एथिकल इश्यूज सब में होते हैं कि करप्शन है तो भाई पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन है, आप सिविल सर्वेंट हो तो आपकी ड्यूटी है। तो एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद कंक्लूजन में एथिक्स में और केस स्टडी में कोशिश कीजिए कि केस स्टडी में ना बहुत जेनरिक सोल्यूशंस रहता है। वो आपसे बोलेगा कि 4 ऑप्शन बता दो और एक ऑप्शन आप जो परस्यू करोगे वो बता दो। तो एवरीबडी नोज कि क्या लिखना है। उसमें वैल्यू ऐड क्या होता है, यू कैन यूज़ एथिक्स के सिलेबस के कीवर्ड्स, हैवी वर्ड्स की एंड करते वक्त आप जो भी लिख रहे हैं उसको सपोर्ट कर दीजिए कि भाई ये यूटिलिटेरियनिज्म सपोर्ट करता है, ये कॉन्सिक्वेंशलिज्म है, ये कांटियन डिओंटोलॉजी है, वॉट एवर। यूज सम एथिक्स के कीवर्ड्स जो कि आप थ्योरी में पढ़ते हो, उससे वैल्यू एडिशन लगता है, उससे ऐसा लगेगा कि आप एक जेनरिक आंसर नहीं लिख रहे हो, आप एथिक्स पढ़ के आंसर लिख रहे हो। तो बस इतना ही अंतर है। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू इन एथिक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेंस का। ऐसे का, ऐसे इज़ वन थिंग, ऐसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे जीएस इतना मैंने अभी तक बोला, जीएस में क्या है, मार्क्स डिफ्रेंशिएट ज़्यादा नहीं होते। एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे के स्टूडेंट मार्क्स में देर इज़ नॉट वेरी मच डिफरेंस, अनलाइक ऐसे वेयर द मार्क्स वेरिएबिलिटी टेंड्स टू बी वेरी हाई। तो मतलब इफ़ यू हैव अ गुड होल्ड ऑन ऐसे यू कैन, मतलब योर स्कोर कैन जंप। तो सेम इज़ फॉर ऑप्शनल, सेम इज़ फॉर एथिक्स ऑल्सो, एंड सेम फॉर ऐसे। तो ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल आर द की सब्जेक्ट्स वेयर यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस, जहाँ पर आप मार्क्स में जंप ले सकते हो बहुत। GS1, GS2, GS3 दे टेंड टू, किसी एक में ज़्यादा आएगा, किसी एक में कम आएगा, सब में वही 110-100 नंबर आते हैं मोटा मोटा। तो इफ़ यू वांट टू रियली फोकस देन एसए, एथिक्स एंड ऑप्शनल आर द एरियाज वेयर यू शुड फोकस। कमिंग टू एसए, एसए का कोई बहुत कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी नहीं है, बट आई कैन टेल यू व्हाट आई डिड। आई यूज टू डू इज़ PYQs ले लीजिए और PYQs को ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए। ब्रेनस्टॉर्म बोले तो मतलब कि आप क्वेश्चन ले लीजिए और उस पर 20-25 मिनट आराम से सोचिए कि व्हाट यू विल राइट अलग अलग डायमेंशंस में, वॉट एवर कम्स टू माइंड। कुछ पहली बार में ऐसे क्या है, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। पहले बार मैंने ऐसे लिखा तो आई टुक अराउंड 3 hours टू राइट वन ऐसे, जो कि एग्जाम में लिबर्टी नहीं होती। पर ऐसे स्टार्टिंग में इट इज़ बिट डॉन्टिंग, इट इज़ बिट चैलेंजिंग कि 1000-1200 वर्ड लिखना इज़ नॉट ईजी ऑन अ सिंगल टॉपिक। और आजकल तो टॉपिक्स भी बहुत थोड़े एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, शुरू में ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़ वही ब्रेनस्टॉर्म कीजिए जो भी दिमाग में आ रहा है, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। और ऐसे का ये है कि अपना कोशिश कीजिए कि GS में जो पढ़ा है, कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है, सोसाइटी पढ़ा है, वॉट एवर वी हैव स्टडी, ट्राई टू इंकॉर्पोरेट फ्रॉम दोज टॉपिक्स। पेस्टल अप्रोच ये सब लोग बताते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल, ऐसे डिवाइड कर लीजिए। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंशियंट इंडिया का कुछ ले लीजिए। वॉट एवर रेलिवेंट कम्स टू योर माइंड यू कैन जॉट डाउन। एक बार आप जॉट कर लेंगे तो देन ऐसे में वन थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी इन अ लॉजिकल फ्लो। पढ़ने वाले को एकदम भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी लॉजिकल कंटिन्यूटी एंड कोहेरेंस इन योर ऐसे, कि मतलब पढ़ रहा है तो वो बंदा पढ़ते रहना चाहिए। देयर शुड नॉट बी ए ब्रेक, देयर शुड नॉट बी एब्रप्टनेस कि ये क्या लिखा था और अभी क्या हो गया। तो एक लॉजिकल फ्लो में आपके पॉइंट्स को फिर आपको, जैसे कि यू हैव टू अरेंज द पर्ल्स इन अ गार्लैंड, वैसा सीन है ऐसे का। तो बाकी द वे ऑफ इम्प्रूविंग इज कि आप टू द बेस्ट रिसोर्स अगेन इज टॉपर आंसर्स। आप टॉपर के कोई भी कोचिंग के कंपाइलेशन और इसका उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। द बेस्ट थिंग इज टॉपर कैसा लिख रहे हैं, कि
टॉपर के आप कॉपीज़ ले लीजिए, आप अपना लिखिए पहले, रादर देन डायरेक्टली रीडिंग देयर एसेज। आप खुद का लिख लीजिए, खुद का लिख लीजिए, उसके बाद कंपेयर कीजिए कि उन्होंने क्या लिखा, किस तरीके से लिखा, क्या कोट कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन के लिए लोग बुक के एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, मूवीज़ के यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ वैल्यू एडिशन। थोड़ा कि आप एस्से में इफ़ यू साउंड आई थिंक इंटेलेक्चुअल, थोड़ा भले ही आपने बुक पढ़ी नहीं है पर आपने इंटरनेट से समरीज निकाल के बुक के कुछ रेफरेंसेस डाल दिए कि इस बुक में ऐसा लिखा था, इस थिंकर ने ऐसा बोला था। एथिक्स के आप फिलोसोफर्स का यूज़ कर सकते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये बोला था, वॉट एवर। तो यू कैन थोड़ा सा आप एकेडमिक फ्रीडम लेके ये सब लोगों को कोट कर सकते हैं ऐसे में, तो दैट इज़ हेल्पफुल। तो हो गया ऐसे। तो दैट इज़ अबाउट मेंस प्रिपरेशन। तो मेंस प्रिपरेशन में आई थिंक द मेन, इफ़ आई वुड लाइक टू समराइज द की थिंग्स आर, पढ़िए पर पढ़ने से ज़्यादा लिखिए। लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डिड दिस मिस्टेक, मैं आई टेल यू माई स्टोरी। मतलब कि मैं आई वॉज वर्किंग, तो आई हैड टाइम क्रंच ऑलवेज। तो मैं पढ़ते जा रहा था, पर मैं लिख नहीं रहा था। आई रोट माई फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट ऑन 25th August। मीन्स वॉज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम 20th September। 25 अगस्त को अभ्यास का पेपर था। मैं लिखने गया, मैंने 20 में से मैं 13 क्वेश्चन कर पाया था। दैट वॉज माई, एंड दोस्त दैट 13 क्वेश्चन ऑल्सो द स्टैंडर्ड जो मैंने लिखा, इट वॉज सो बैड कि विजन हैज़ नॉट इवन पब्लिश माई कॉपी। एथिक्स का मैंने 2 पेपर लिखे थे, GS2 का और GS4 का, तो उन्होंने केवल GS4 की कॉपी पब्लिश की, GS2 की नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत ख़राब लिखा था। कौन सा टॉपर 20 में से 13 क्वेश्चन करके आता है 20-25 दिन एग्ज़ाम से पहले। तो आई थिंक दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। उसके बाद से आई यूज़ टू अगले 25 दिन मैंने रोज़ एटलीस्ट 2 घंटा लिखा होगा मेरे पास, क्योंकि बहुत टाइम नहीं था जॉब के साथ। तो मैं रोज़, ऐसा नहीं था कि बहुत फुल लेंथ टेस्ट लिख सकूँ 3-3 घंटे के। हम हमेशा क्या है ना, परफेक्शन का वेट करते हैं कि वी नीड टू रीड, एंड देन जब हमें याद हो जाएगा तब हम लिखना शुरू करेंगे, तभी हम अच्छा लिख पाएंगे। डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। एक बार पढ़ लीजिए, जैसे मैंने बोला, एक बार बेसिक आपने पढ़ लिया, 2 पेजर का नोट बना लिया, स्टार्ट राइटिंग। इट इज़ ओके। आपके पहले 10 दिन आंसर्स बहुत ख़राब होंगे, आप जिस क्वेश्चन में 10 मिनट लगना उसमें 20 मिनट लेंगे, इट इज़ ओके। एवरी एस्पिरेंट फेसेस दीज चैलेंजेस, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ओवर दिस। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक कोई इनर्शिया जाएगा नहीं। और मेंस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी एट द एंड ऑफ द डे मेंस में अभी भी इट इज़ क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। आप टॉपर के आंसर देखेंगे, किसी के भी आंसर देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि ही इज़ रिटन वेरी, ही और शी हैज़ रिटन वेरी जनरल आंसर्स। ये टॉपर कैसे बन गया, ये तो इतना तो मैं भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है। पर दिक्कत क्या होती है, खास लिखने का समय ही नहीं होता पेपर में। 3 घंटे में इतना ज़्यादा लिखना है, पेपर कंप्लीट करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। तो आप बेसिक लिख के पेपर कंप्लीट करना ही इज़ 80% मेल्स। आपने ये भी कर लिया तो यू आर 80% डन। उसके बाद आएगा वैल्यू एडिशन, क्वालिटी एनरिचमेंट, ये सब। तो आपका फर्स्ट फेज और फिर प्रिपरेशन, द बेसिक टारगेट शुड बी राइटिंग एंड कंप्लीटिंग अ पेपर ऑन टाइम। यही करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके बाद आप फैक्ट, वैल्यू, कोट, डायग्राम, ये सब करके वैल्यू एनरिचमेंट कर सकते हैं। बट द फर्स्ट स्टेज इज स्टार्ट राइटिंग, गेट इनटू द ग्रूव ऑफ कंप्लीटिंग आंसर्स ऑन टाइम, गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि 3 घंटा 6 घंटा दिन में लिखना भी एक चैलेंज होता है। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला। फिर रीइटरेट करता हूँ, पेपर आंसर कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेफर टू द टॉपर और कॉपर्स, टॉपर आंसर्स, जो भी टॉपर लोगों की कॉपीज़ है उसको देखिए, उसमें वो कैसे लिख रहे हैं, जो भी वैल्यू एडिशन है उससे ले लीजिए। सिलेबस के कीवर्ड के नोट्स बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। आई थिंक मोस्टली मेंस के यही है। कमिंग टू प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में हो गया स्टैटिक। जैसे मैंने बोला 40 क्वेश्चन आते हैं। जो 40 क्वेश्चन में आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जिनका कॉस्ट बेनिफिट बहुत हाई है, मतलब बेनिफिट बहुत हाई है इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट यू पुट। तो लक्ष्मीकांत इज द फर्स्ट रिसोर्स, यू शुड बी वेरी थरो विद लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बुक से आते हैं, तो इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ वेरी ईजी टू हैव गुड एक्यूरेसी इन दोस, क्योंकि पढ़े हुए क्वेश्चन से, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। तो उनको सही करना इज इट बिकम्स रिलेटिवली ईजियर दैन से रैंडम क्वेश्चन ऑन साइंस एंड टेक जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, उसको ऑफकोर्स गलत करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो स्टैटिक में क्या हो गया, लक्ष्मीकांत। उसके बाद ज्योग्राफी, 11th एंड 12th NCERT, और इन वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे सवाल आते हैं प्रीलिम्स में उससे। देन कम्स योर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कोई भी सोर्स से पढ़ सकते हैं, आई रेफर टू स्पेक्ट्रम, बट अगेन अ गुड, मतलब कि यील्डिंग, हाई यील्डिंग बुक। तो स्टैटिक में ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई,
Then comes your ancient and medieval. Again, as I said, I use Poonam Dalal Daya. तो अगेन ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ ए स्टैटिक सिलेबस कि आपको ये करना ही करना है, नॉन नेगोशिएबल है कि मतलब ये 3-4 बार, जितनी बार आप रिवाइज कर सके उतना उतना अच्छा है। उसके बाद आपका एनवायरनमेंट कैन यू कैन चूज़ एनी सोर्स। मैंने शंकर पढ़ा था, बहुत लोग आई थिंक ये PMFIS का पढ़ते हैं, जोग्राफी और शंकर, जोग्राफी और एनवायरनमेंट यू कैन चूज़। इकोनॉमी, अगेन इकोनॉमी यू कैन चूज़ एनी रिसोर्स, योर कोचिंग रिसोर्स, और मृणाल सर का हैंड आउट आता है, या आपका तो अगेन कुछ भी आपका अपनी प्रेजेंट कोचिंग का कर सकते हैं, कोई भी एक, क्योंकि इकोनॉमी की स्टैंडर्ड बुक थोड़ी कम आती है, तो यू कैन यूज़ इधर मृणाल और योर करंट कोचिंग। बट अगेन इकोनॉमी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बेसिक कॉन्सेप्चुअल उसके लिए। तो आई थिंक दैट इज इट एज रिगार्ड्स द स्टैटिक पार्ट इज कंसर्न। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इंक्लूडिंग एंशिएंट मेडिवल, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, ये हो गया आपका स्टैटिक। इसलिए आपका योर योर एम शुड बी टू हैव गुड होल्ड ऑन योर स्टैटिक्स पोर्शन, क्योंकि यही आपको सेव करेगा। इसी 40 क्वेश्चन हैं, इसको आपको मैक्सिमाइज करना चाहिए। ये जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं इन सब्जेक्ट्स में से, यू शुड एटलीस्ट डू 30-35 क्वेश्चन। ये मतलब इसमें गलत करने का स्कोप बहुत कम है। तो ट्राई टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑन दीज सब्जेक्ट्स। उसके बाद का जो रेस्ट ऑफ द 60 क्वेश्चन है ना, वो थोड़े आज पिछले 4-5 साल से थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल डोमेन में चला गया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी फॉर देम। तो उसके लिए क्या है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पे डोंट फ्रेट ओवर करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स से दिक्कत यह है कि बहुत मोटे मोटे कंपाइलेशंस आते हैं कोचिंग के, पर अभी उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम हो गया है। आप पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, याद उससे भी कम रहेगा, और एग्जाम में आएगा उससे भी कम। तीनों चीज़ें नहीं है। अब विजन PT 365 कितना भी पढ़ते रहे, एक तो रिटेंशन बहुत कम होता है, उस पर बाद से एग्जाम में उसमें आता भी बहुत कम है, हार्डली 1-2 क्वेश्चन फंसेंगे। तो इट रियली डज नॉट मेक सेंस कि आप इतना सारा करंट अफेयर्स पे फोकस करें। एक कोई बेसिक रिसोर्स रख लें जो कि थोड़ा मैनेजेबल हो, जो कि एकदम हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो न्यूज़ में रहे हो 1 साल को, उनको कवर करे। तो करंट अफेयर्स के लिए मतलब बी लिमिटेड एज फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न। देन कम्स कुछ तो आप करेंगे कैसे, मतलब जब केवल 40 ही क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ा हुआ आएगा, करंट अफेयर भी करनी है, देन हाउ डू यू मैनेज, क्योंकि स्कोर अटेम्प्ट तो करने हैं अराउंड 90 क्वेश्चन। तो दैट द थिंग बिकम्स कि आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ा सा पैटर्न्स देखना है। अगेन पैटर्न देखना है क्वेश्चंस का, ऑप्शंस का, यूपीएससी क्या पूछ रहा है, क्या आंसर होता है। इसके लिए आज की तारीख में देयर आर मैनी यूट्यूब वीडियोस जहाँ पे वो लोग बोलेंगे लॉजिक है, ट्रिक्स है, वॉट पूरी सही नहीं होगी, माइट नॉट बी 100% एक्यूरेट, बट दे डेफिनेटली हेल्प टू सम एक्सटेंट। कुछ लॉजिक हैं, कुछ ट्रिक्स हैं विच डू वर्क, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मैंशनड है, 90% ऑफ द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं होते हैं। ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में, विच यू विल गेट टू नो व्हेन यू अगेन एनालाइज दैट इन योर PYQs। आप PYQs आइडेंटिफाई कर लीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, बहुत सारी कोचिंग्स के हैं कि क्या ऑप्शन लग रहा है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। मतलब यू हैव टू डू ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ड ऑन लॉजिकल एनालिसिस, उसके बिना पेपर नहीं निकलेगा। आपको लीप ऑफ फेथ लेके क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको आता नहीं होगा सब कुछ। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू नो एवरीथिंग जो आज की तारीख में प्रीलिम्स आ रहा है। तो आपको लॉजिकल एलिमिनेशन करना पड़ेगा, गेस वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, और माइंडसेट का गेम है, बी पॉजिटिव। ये अभी क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि पेपर के पहले 10 क्वेश्चन, इस बार मैंने पेपर दिया नहीं था, जस्ट गोइंग थ्रू द पेपर, अभी तक कि क्या पूछा, कुछ आता ही नहीं है, व्हाट आर दे इवन आस्किंग दीज डेज। बट इट इज़ द सेम पेपर फॉर एवरीबडी एट द एंड ऑफ द डे। और बीच में वही है कि पूरे पेपर में 30-40 क्वेश्चन आपके वो स्टैटिक वाले आएंगे, विच इज़ जो कि आपके बुक से आएंगे, तो आपको वो आइडेंटिफाई करके वो तो सही करना ही करना है। कट ऑफ भी बहुत कम जाने लगी है, कितनी 90 से भी कम जा रही है, पिछले 75-87 ऐसे कट ऑफ जा रही है। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, टेक इट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि अरे भाई मुझे तो आ नहीं रहा, बहुत कठिन क्वेश्चन है, कुछ पढ़ा नहीं मैंने। इट इज़ सेम फॉर एवरीबडी, सब लोग के लिए वैसे ही क्वेश्चन है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट, टैकल ईच क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, नो मैटर कितना भी पहले 30 क्वेश्चन टफ थे, छोड़ दीजिए, बोलिए हर क्वेश्चन को अपने मेरिट्स पे करके एक लॉजिकल पॉजिटिव माइंडसेट से उसको एलिमिनेट करना ऑप्शन को। और वो ऑप्शन एलिमिनेशन जैसे मैंने बोला कि थोड़ा PYQ देखेंगे, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस मोल्ड में आने लगेंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रीलिम से वन थिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज़ मैपिंग। मैपिंग एक चीज़ है, वर्ल्ड मैपिंग, इंडिया की मैपिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल 6-7 क्वेश्चन रहते हैं मैपिंग के, तो मैपिंग पे थोड़ा फोकस कर लीजिए।
उसके बाद प्रीलिम्स में मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए किसी चीज़ के। ये लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब स्टैटिक रिसोर्सेज। स्पेक्ट्रम इज ऑलरेडी मतलब बेसिकली नोट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट वेस्ट टाइम इन मेकिंग नोट्स आउट ऑफ ऑलरेडी वेरी कंसाइज रिसोर्सेज लाइक लक्ष्मीकांत। द होल बुक इज़ अ नोट, मतलब हर चीज़ इंपॉर्टेंट ही है उस बुक में, तो आप नोट कर लीजिए। जैसे मैं लक्ष्मीकांत इतनी बार पढ़ चुका हूँ, मुझे लगता है कि पता नहीं 10 कलर के पेन चला चुका हूँगा, कि रेड, ग्रीन, येलो, पेंसिल, पेन, हर तरीके का। वो बेटर है रादर देन आप लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने लगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक है, आप उसका खुद नोट्स बनाएंगे तो यू एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। आप रिवाइज कम कर पाएंगे, नोट ही बनाते रह जाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो बेसिक बुक्स है उनको बुक से ही पढ़िए बार बार, नोट्स बनाने में टाइम मत इन्वेस्ट कीजिए। तो दैट इज़ अबाउट प्रीलिम्स। इफ़ आई हैव टू रिपीट, तो प्रीलिम्स में यू हैव टू टेक केयर ऑफ ए स्टैटिक। जो कोर सब्जेक्ट्स है लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, जोग्राफी, एंशिएंट मेडिवल, इकोनॉमी, इस पर बहुत मतलब अच्छी कमांड रखिए। इससे 30-40 क्वेश्चन आते हैं, ट्राई टू फोकस ऑन देम। नेक्स्ट कम्स योर मैपिंग। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 क्वेश्चन एवरी ईयर दे कम फ्रॉम मैपिंग। एंड थर्ड इज एज ऑलवेज, हर चीज़ के लिए यूपीएससी में ट्रू है PYQ। आप PYQ और उनके आंसर्स भी करके जाएंगे ना, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन PYQ से एज इट इज़ रिपीट होते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन कैन रियली मेक अ डिफरेंस इन प्रीलिम्स। इस बार भी पेपर में आ रहा गट्टा, द पर्शियन व्हील, इट वॉज वर्बैटिम कॉपी पेस्टेड, 7-8 साल पुराना क्वेश्चन था, इस बार फिर आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, तो अब मे बी जिसने PYQ नहीं किया होगा वो इस बार का ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आ रहा गट्टा इट इज़ नो वेयर मैंशन इन एनी बुक। मे बी जब यूपीएससी ने पूछा हो तो लोगों ने बुक में लिख दिया हो सब्सिक्वेंट एडिशंस में, पर उस समय तक नहीं लिखा था। तो अगेन मतलब कि PYQ कर लीजिए और उसके आंसर्स देख लीजिए। फोरम IS का एक रिसोर्स आता है जिसमें PYQ डिस्कशंस और PYQ सॉल्व रहते हैं, तो अगर वो इफ़ यू कैन गेट इट फ्रॉम समवेयर इट इज़ यूजफुल। ये किसी भी कोचिंग का वट एवर some solved PYQs of past 10 years for prelims. So that is about prelims. Then some other points I would like to mention which are important. Optional selection. Optional selection important है बहुत। Optional as I said marks differentiator है। ऑप्शनल में लोगों के 220 भी आते हैं और 320 भी आते हैं। यू कैन मतलब कि टेक अ वेरी गुड लीड इन ऑप्शनल इफ़ यू हैव अ थरो कमांड ओवर योर ऑप्शनल। तो बी मतलब इन्वेस्ट सम टाइम इन सेलेक्टिंग योर ऑप्शनल, दैट शुड बी योर राइट चॉइस। इट शुड बी बेस्ड ऑन योर नॉट जस्ट योर इंटरेस्ट। पीपल वुड से कि जो इंटरेस्ट है वो ले लो। इंटरेस्ट है, येस, इंटरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एन ऑप्शनल, बट ऑल्सो सी कि वेदर दैट ऑप्शनल इज परफॉर्मिंग, हाउ इट इज परफॉर्मिंग इन द लास्ट 3 to 4 years. Like mine was public administration. Public administration of late has not been performing very well. मतलब I'll be very brutally honest to say this कि public admin में the effort it requires to study the things and the benefit you get in terms of the marks is not very good. I scored 260 in my last attempt in 2020. This year, after lot of value addition, after lot of studying really hard for public administration, I ended up with 265. So मतलब 1 year of extra preparation has yielded me just 5 marks. So not against any optional per se, you can choose public administration if it really interests you and if you really have a good command. But then again be selective, be little strategic, see what is the trend where people are scoring a relatively easier. अब ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा एफर्ट करके एक ऑप्शन में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तब भी नंबर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शनल में देख लीजिए, थोड़ा सिलेक्शन उसका लोगों से बात करके, पीयर ग्रुप, मेंटर्स, जैसे भी आपको जहाँ से भी गाइडेंस मिले, बट ऑप्शनल सिलेक्शन में थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, बाकी आई थिंक सम की पॉइंट्स अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। मेंस क्लियर करने के लिए नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कंसाइज नोट्स, योर ओन नोट्स। देन ऐसा आप लोग ने बताया कि अभी आप लोग के एग्ज़ाम में टाइम है एटलीस्ट 1-2 साल का, तो बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि रोज़ 15-16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, एकदम भी नहीं है, पर हाँ रोज़ कुछ बेसिक आवर्स, मिनिमम आवर्स, एक इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स एक रूटीन में रोज़ पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा ना पढ़ेंगे एक हफ़्ता पढ़ा फिर एक हफ़्ता नहीं पढ़ा, उससे थोड़ा सा उतना कंसिस्टेंसी लाना प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। वन थिंग दैट आई डिड नॉट हाईलाइट अभी तक इज़ रिविजन। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर मेरे पहले 3 अटेम्प्ट्स में गलती थी, पीपल टेंड टू बी क्यूरियस और वो जानने की मतलब कि कुछ नया पढ़ते रहते हैं एंड टेंड टू इग्नोर रिविजन। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द डे द एग्जाम इज़ अबाउट रिप्रोड्यूसिंग अ कंटेंट इन द मेंस।
यू कैनॉट रिप्रोड्यूस अनलेस एंड अनटिल यू हैव मेमोराइज्ड इट वेल। और चाहे जितना भी कोई कह ले कि एट द एंड ऑफ द डे गेम मेमोरी का गेम है, मेमोराइजेशन रटिफिकेशन थोड़ा तो चाहिए ही चाहिए एग्जाम में। और मेमोराइजेशन के लिए यू हैव टू हैव गुड अमाउंट ऑफ गुड नंबर ऑफ रिविजन्स। और रिविजन के लिए अगेन इट इज़ ऑल इंटरलिंक्ड। आप रिवाइज तब कर पाओगे जब आपका कंटेंट और नोट्स क्रिस्प होगा, कंसाइज होगा। आपका नोट्स बहुत बल्कि होगा एक ही टॉपिक पे, तो आप नोट्स बनाते रह जाओगे पर शायद कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि कंटेंट इज़ मैनेजेबल एंड यू आर एबल टू रिवाइज इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, तब आप उसको एग्ज़ाम में यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट बेटर। देन PYQ एंड सिलेबस मैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन PYQ इज़ योर मतलब होली गाइड। PYQ एंड सिलेबस, स्टिक टू इट। एंड प्लानिंग, डोंट रन आफ्टर रिसोर्सेज। आप प्लान कर लो एक बार कि ये GS1 है, ये आपकी टॉपिक्स आती हैं, ये सिलेबस है, मैं इसको यहीं से पढ़ूंगा और इतना टाइम में पढ़ूंगा। एक बार उसको पढ़ के स्टिक टू इट एंड फाइनलाइज इट। डोंट थिंक कि अब मैं यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, वहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, दूसरा रिसोर्स से भी पढ़ लेता हूँ, उस कोचिंग का कंपाइलेशन भी देख लेता हूँ। डोंट डू दिस। एक बार पढ़ लिया, स्टिक टू योर रिसोर्सेज। फोमो इस प्रिपरेशन में कभी नहीं होना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। रोज दिन नया मटेरियल आएगा, नया कंपाइलेशन आएगा, नई रिपोर्ट आएगी एंड यू विल थिंक यार इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपने जो पढ़ा है उस पर बी कॉन्फिडेंट, उसी से इट नथिंग इज, जो आपने पढ़ा होगा उसमें भी वो टॉपिक कवर्ड होगा। एज लॉन्ग एज यू हैव कवर्ड द PYQs एंड द सिलेबस, डोंट रन आफ्टर रिसोर्सेज। एक रिसोर्स ले लीजिए, उससे थरोली कर लीजिए। दूसरी फिर लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंडसेट। माइंडसेट एग्जाम में पॉजिटिव रखिए। डोंट टेक इट एज अ 3 to 4 years कि मतलब इतना टाइम तो लगता ही है, सबको लगता है तो हम भी 3-4 साल मिनिमम लेंगे। डोंट ट्रीट इट दैट वे। यू मे टेक इट, इट इज़ ओके। आई हैव ऑल्सो टेकन 4 attempts, इट इज़ ओके। बट like in the initial attempts have a very positive and a very goal oriented mindset कि एक साल है मुझे करना है और एग्ज़ाम डुएबल है एक साल करने के लिए। इफ़ यू रियली, जैसे मैंने बोला ना, अगर आप रेपिटेटिव पैटर्न्स उठा लेंगे तो आप देखेंगे कि उतना अनमैनेजेबल नहीं है शायद जितना लगता है या जितना बना दिया गया है। तो इफ़ यू स्टिक टू द PYQ, स्टिक टू द डिमांड्स ऑफ द पेपर, इट इज़ मैनेजेबल इन 1 year। सो एटलीस्ट हैव दैट माइंडसेट कि मुझे इस साल करना है, एक साल में करना है, तभी वो सीरियसनेस आएगी। एंड द फर्स्ट एंड द सेकंड अटेम्प्ट्स आर द बेस्ट अटेम्प्ट्स इन टर्म्स ऑफ आप फ्रेश होते हो, आपकी इंडिविजुअलिटी होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। बाद में वही लक्ष्मीकांत जब 15वीं बार पढ़ना पड़ता है ना, 3rd और 4th अटेम्प्ट में, तो बहुत दिक्कत होती है। तो बेटर टू अवॉइड इट। पहले 2 अटेम्प्ट में जितनी एनर्जी से पढ़ ले उतना अच्छा रहे। तो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड।